शशांक जी, हमें ये बताइए कि आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई? पहले पढ़ाई से शुरू करते हैं और उससे पहले का आपका यहाँ का जो पारिवारिक जीवन था, बचपन का जीवन था, उसके बारे में बताइए। देखिए सर, हम लोग एक साधारण किसान परिवार से आते हैं। हमारे पिताजी एक किसान हैं और हमने अपनी पढ़ाई जो है, चूँकि मैं गांव का रहने वाला था, तो गांव से फिर पिताजी ने कस्बे में हम लोग को शिफ्ट किया, जिससे कि हमें अच्छी शिक्षा मिले। क्योंकि शिक्षा पाने के लिए हम लोग को कस्बे में आना पड़ता था, 4 किलोमीटर पैदल आना पड़ते थे। तो पिताजी ने शहर में मकान लिया और उसके बाद हम लोग यहीं पे पढ़े। हमारी इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई यहीं हुई। उसके बाद चूँकि मैं शुरू से ही कुछ अलग करना चाहता था और ख़ास करके बाहरी समाज को जानना, देश विदेश की भाषाओं को अध्ययन करना, उनकी संस्कृति को समझना, और चूँकि बुद्धिज़्म से मैं पहले से प्रभावित था, तो थोड़ा मैं एक बार जो है वो बोल दिया, थोड़ा सा बोल दिया, क्या रोक दे, स्टॉप बंद कर दे क्या इसको। तो मैं चूँकि एक बार अपनी सिस्टर को कुशीनगर एग्ज़ाम दिलाने लेके गया था, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, तो मैं उससे पहले भगवान बुद्ध के बारे में कुछ जानता नहीं था, बुद्धिज़्म के बारे में कुछ नहीं जानता था। तो मैं वहाँ से महापरिनिर्वाण टेम्पल, चूँकि 3 घंटे का पेपर होता है, तो मैंने सोचा कि मैं मैं पहली बार अपने जीवन में कुशीनगर गया था। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि एक बार आप भगवान बुद्ध का यहाँ पे परिनिर्वाण स्थल है, आप जाओ वहाँ पे बैठे रहना। मैं सर वहाँ गया, मुझे एक बहुत विशेष प्रकार की शांति मिली और कुछ फॉरेनर्स लोग आए और वहाँ मैं उनको देखा, उनकी संस्कृति सभ्यता को समझा। और जब मैं बुद्धिज़्म के टेक्स्ट को समझने की कोशिश किया, तो बहुत सारे ऐसे बुद्धिस्ट स्कल्पचर थे जो हमारे यहाँ है ही नहीं। तो उसको जानने और समझने के लिए मुझे ये लगा कि मुझे किसी न किसी विदेशी भाषाओं का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम बुद्धिज़्म को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं कोरियन भाषा भी पढ़ा, उसके बाद मैं चाइनीज़ भाषा पढ़ा और मैं BHU में, चूँकि JNU में भी मैं जाना चाहता था, BHU में भी जाना, चूँकि ऐसे ही जगहों पे पढ़ाई होती है। तो BHU में, चूँकि BHU हमारे पूर्वांचल का था, तो मेरा यहाँ पे भी हो गया था, तो मैं यहीं पर जा कर के चाइनीज़ लैंग्वेज से मैंने ऑनर्स की डिग्री यहाँ से ली। उसके बाद तमाम स्कॉलरशिप मिले, मैंने चाइना में भी स्कॉलरशिप के माध्यम से अपना जो है स्टार्ट किया और तमाम चीज़ों को हमें जानने का मौका मिला। एक तो BHU में आपकी लाइफ कैसी रही, स्टूडेंट लाइफ, उसके बारे में बताइए जरा। क्या वहाँ पर किसी तरीके का भेदभाव या फिर पढ़ाई को लेकर के किस तरीके का माहौल था वो? सही पूछिए तो सर, BHU में जो मैं रहा, तो BHU में सामाजिक चीज़ों को एज ए स्टूडेंट मैं उतनी अच्छे तरीके से नहीं समझ पाया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे सामाजिक मुद्दों को, जाति व्यवस्था को और जाति के आधार पर भेदभाव को जैसे जैसे लगा कि ये मतलब पिछड़े समाज के व्यक्ति हैं, और तो इस तरह से कहीं ना कहीं से लगता है कि कहीं ना कहीं से भेदभाव हुआ। तो उसके बाद भेदभाव तो होता ही रहता था, ऐसा नहीं है कि। तो BHU से आप कहाँ गए फिर पढ़ाई करने? BHU से फिर हमको स्कॉलरशिप मिला, हम चाइना में कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं उसको हम लोगों ने किया। उसके बाद मैं एज ए फ्रीलांसर का मतलब ये होता है कि जैसे कोई फॉरेनर आया, उसको ट्रांसलेटर चाहिए, तो एज ए ट्रांसलेटर मैंने काम किया, बहुत सारे अनुवाद किए। और HRD मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत सारे ऐसे पद निकलते हैं जिसके लिए भी हम लोगों ने तैयारी किया। फिर हमारा धीरे धीरे रुचि प्राइवेट सेक्टर में चला गया और इस तरह से मैंने अपने एक ट्रैवल एजेंसी की स्थापना की। और मैंने ट्रैवल एजेंसी, पहले मैं फ्रीलांसर काम करता था, लोगों को घुमाता था, एज ए गाइड के रूप में मैंने काम किया। और उसके बाद धीरे धीरे मेरे कॉन्टेक्ट्स बढ़ते गए। तो दिल्ली में मैं पहला ऐसा उत्तर भारतीय था जिसने एक
इनबाउंड टूर ऑपरेशन करके अपनी ट्रैवल एजेंसी खोली। मेरी कंपनी का नाम गंगा व्यू हॉलीडेज़ प्राइवेट लिमिटेड था, और इससे हम क्या करते हैं कि टूर पैकेज बनाते थे, और जो भी वहाँ पे जैसे एग्जीबिशन टूर्स हुए, फिर आपके पिलग्रिम्स टूर हुए, फिर आपके जो है जर्नी, इस तरह के जो आगरा, दिल्ली, जयपुर, इस तरह के गोल्डन ट्रायंगल तमाम बनते थे लोग अपने इंजॉय हॉलीडेज़ करने के लिए, तो हमारी कंपनी के थ्रू आते थे। और इस तरह से हमने, चूँकि गांव से मेरा पुराना लगाव था, तो मैं वहाँ पे दिल्ली में अपना इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ मैं गांव की तरफ भी देखता रहता था। तो मुझे जब मैं गांव में आता था तो लोगों को माइग्रेट होते हुए देखता था कि यहाँ के लोग इतने माइग्रेशन हो रहा है, पूर्वांचल में जानते ही आप, यहाँ रोज़गार नहीं है, कारखाने नहीं है, तो लोग माइग्रेट करते थे। तो मुझे लगता था कि क्यों ना एक छोटा सा अपनी एक फैक्ट्री बनाई जाए, जिससे कि एक इस्टेब्लिश दिया जाए और यहाँ के 150-200 लोगों को भी रोज़गार देते हैं तो बहुत होगा। तो मैंने 2013 में फ्लाई ऐश ब्रिक की, जो इको फ्रेंडली ब्रिक्स होता है, ट्रेडिशनली ब्रिक्स से अलग हट के हमने इको फ्रेंडली ब्रिक्स की फैक्ट्री खोली, और पूरे जो एम्स बना उसमें भी हमने ब्रिक्स की सप्लाई दी। और मतलब इस तरह से हमारे, हाँ, गोरखपुर के एम्स में जो आपको सफ़ेद ब्रिक्स दिख रहे होंगे, इको फ्रेंडली ब्रिक्स होते हैं वो हमारी फैक्ट्री से जाए। जब मैंने खोला था तो उस समय लोग कहते थे ये मूर्ख हो गया है, क्या मालूम क्या खोला है, इस सीटे का क्या डिमांड आएगा। लेकिन मैं जानता था कि आने वाले समय में इको फ्रेंडली ब्रिक्स ऐसे ही बनेंगे, और रेड ब्रिक्स, क्ले ब्रिक्स के जगह पे, जिससे कि मिट्टी का इतना ज़्यादा दुरुपयोग होता है और फर्टाइल लैंड का दुष्प्रयोग किया जाता है। तो हमने फ्लाई ऐश ब्रिक का प्लांट डाला। आज कम से कम 200-300 लेबर हमारी फैक्ट्री में काम करते हैं। ये हमारी फैक्ट्री हमारे ही विधानसभा में है। वहाँ मेरी मतलब अपनी पुरानी अपनी वंशानुगत ज़मीन थी, वहाँ पे पुरखों के द्वारा दी गई ज़मीन थी, उस पर हम कुछ करते नहीं थे, तो हमने सोचा कि इसको यूटिलाइज़ किया जाए। तो उसके बाद हमने वहाँ पे रोज़गार किया। आज हमारे यहाँ जैसे आप भट्टे पे देखे होंगे, तमाम जो रोज़गार चलते हैं वो सब छत्तीसगढ़ से लेबर आते हैं, तो बिहार से लेबर आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक भी लेबर आपको कहीं बाहर का नहीं मिलेगा। टोटल विधानसभा के अगल बगल के 10-20 गाँव के लोग वहाँ पे काम करते हैं, रोज़गार हम उनको प्रोवाइड करते हैं। कम से कम प्रत्यक्ष रूप से 300 लोगों को तो रोज़गार पर डे मिलता है। उस तरह से तो मान लीजिए ट्राली ट्रैक्टर 10-12 ट्रैक्टर है, उसके बाद इनडायरेक्ट उसमें कर्मचारी हैं, मुंशी हैं, मैनेजर हैं, सभी लोग लोकल के हैं। तो इस तरह से एक बड़े व्यापक स्तर पे ही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आपकी पॉलिटिकल एंट्री कैसे हुई, बसपा से टिकट कैसे मिला? सर, मैं 2017 में जब ये हमारा हाटा नगर जो है, नगर पालिका का जब क्षेत्र हुआ, तो ये इससे पहले नगर नहीं था, नगर पंचायत था। तो जब नगर पालिका बना तो चूँकि सामाजिक मुद्दों को लेकर के टीस तो हमेशा बनी रहती है, और कहीं ना कहीं से ये लगता है कि हमारी इतनी संख्या होने के बावजूद भी हम रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। मैं जिस समाज से आता हूँ, पिछड़े समाज से, और हमारे समाज की जनसंख्या यहाँ सैंथवार कुर्मी सैंथवार समाज की जनसंख्या यहाँ 1,20,000 के आसपास है, और 1,20,000 जनसंख्या होने के बावजूद भी हम एक अपना MLA नहीं बना पा रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं से इस बात का टीस लगा रहता था, कहीं ना कहीं से दिल में एक कसक रहती थी कि चलो मैं नहीं तो कोई और क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ये टीस कहीं ना कहीं से मुझे राजनीति में ले आई। तो और उसके बाद चूँकि सामाजिक मुद्दों को समझने के लिए मैं पहले से बसपा को समझता था कि सामाजिक मुद्दों के आधार पे और संख्या के आधार पे अगर प्रतिनिधित्व का कोई मौका दे सकता है तो बहुजन समाज पार्टी ही दे सकती है। इसलिए मेरी विचारधारा के आधार पे मैं बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया। आपकी बहन जी से जब मुलाकात की, क्या बात मुलाकात की? हम लोग की बहुत बार मुलाकात हुई है। बहन जी हमेशा, पहली मुलाकात के बारे में बताइए। हम पहली बार 2017 में मुलाकात हुई थी। उस समय चूँकि मैं एकदम चुनाव नगर पालिका का लड़ने वाला था, लेकिन दुर्भाग्यवश नगर पालिका लड़ने के लिए आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/7/1989 89, और उस समय मेरी उम्र 28 साल हो रही थी। तो मुझे बहन जी ने कहा कि तुम पार्टी में लगे रहो, और तुम्हारा उम्र अभी 28 साल है, तुम्हारा पर्चा भी नहीं हो पाएगा, तो आप लगे रहो और पार्टी की सेवा करो। हम पार्टी की सेवा करते रहे उसके बाद से, और हम लगे रहे। उसके बाद जो है चुनाव अपना। कुछ खास मैसेज उन्होंने आपको दिया हो, कुछ सीख दी हो?
जी सीख क्या मुझे राजनीति के बारे में बताया है वो कि कैसे संघर्ष करते हैं, कैसे पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं। सर देखिए, राजनीति के दृष्टिकोण से देखें तो मेरा परिवार कहीं कहीं दूर दूर तक कोई ना राजनीति में रहा, न किसी से राजनीति से लेना देना रहा। हम लोग एक सामान्य परिवार से थे। अभी जो राजनीति में प्रारंभ कर रहा हूँ वो ही मैं हूँ, और मेरा कोई मतलब राजनीति इस तरह से गॉडफादर कोई नहीं मिला। बसपा पर आरोप लगता है ये कि बसपा से राजनीति करना मुश्किल है, क्योंकि पहले तो चुनाव में पैसा लगता है, 40 लाख तक पहुंच गया है, और दूसरा ये कि टिकट भी पैसा लेकर के मिलता है। इस आरोप पर आप क्या कहें? देखिए, जो ये आरोप लगाते हैं, ये आरोप एकदम बेबुनियाद है। ऐसे आरोप वही लोग लगाते हैं जो टिकट नहीं पाते हैं। मैं एक युवा प्रत्याशी हूँ, मुझे तो कभी ऐसा इस तरह की कोई बात नहीं लगी, और हमको युवा के नाम पे प्रतिनिधित्व का मौका अगर किसी दल ने दिया है तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। आप दूसरी पार्टियों को देख लीजिए, युवा के नाम पे मेरी उम्र 32 साल हुई, और 32 साल के नौजवान को क्या कभी भाजपा टिकट देगी, क्या कभी सपा टिकट देगी? ये कभी नहीं, कभी दे ही नहीं सकते। वहाँ पे तो जो भी जितना बड़े बड़े मठाधीश हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, वो वहाँ पे टिकट पाते हैं। सही कहिए तो बसपा जो है राजनीति की नर्सरी है, राजनीति की पाठशाला है। आज जितने भी लोग पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री का तमगा लगा करके बैठे हैं, ये बहुजन समाज पार्टी की देन है। अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं रहती तो पूर्व विधायक क्या, गांव के प्रधानी भी नहीं बन पाते। एक युवा के तौर पे आप अपनी राजनीति शुरू कर रहे हैं, पहला विधानसभा चुनाव है, और लोग ये कह रहे हैं कि बसपा खत्म हो रही है, मायावती के बाद कोई है नहीं, ठीक है, आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादा एक मिशन है, एक मूवमेंट है। यह मूवमेंट जो सदियों से महापुरुषों के द्वारा चलाया गया, उस विचारधारा को लेते हुए, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हों, महात्मा ज्योतिराव फूले हों, उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हों, उसके बाद इस मूवमेंट को आगे ले जाने का कोई काम किया तो माननीय श्री कांशीराम साहब जी थे। उसके बाद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, आज वो महापुरुषों की जो विरासत मिली है उसको ले जाकर आगे बढ़ाने का कोई काम कर रहा है, तो बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जो है बहुजन राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी उम्र से थोड़े ऊपर नीचे होंगे, क्या संदेश देंगे आप बसपा की राजनीति और बिहार की राजनीति? देखिए सर, चंद्रशेखर जी के बारे में क्या कहा जाए। जो दल SC/ST प्रमोशन बिल को लोकसभा में सरेआम फाड़ के फेंक दियो, मतलब कि जो दल आरक्षण का विरोध करती हो, उस दल के पीछे आपको 2 सीट लेने के लिए आंसू आप रो रहे हो, तो ये आप सोच सकते हैं उनकी मनोव्यवस्था क्या है। और कहीं न कहीं से उनको लोग वोट कटवा, और राजनीति में जो गंभीरता होनी चाहिए उस गंभीरता को अब बहुजन समाज के, खास करके दलित समाज के लोग अब उनको देखने नहीं जा रहे हैं, अब उनको लेने नहीं जा रहे हैं। जिस दिन वो 2 सीट के लिए रोने लगे, उसी दिन लोगों ने समझ लिया कि इनके जो मूंछ हैं वो फर्जी वाले मूंछ हैं, और हक अधिकार की लड़ाई देने वाले व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की मूंछ नहीं थे, माननीय श्री कांशीराम साहब जी के मूंछ नहीं थे, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि एक कलम की ताकत में 100 जूतों की ताकत होती है। तो इसलिए हमको कलम की ताकत का ध्यान रखना चाहिए, और जो हमारे दलित भाई हैं, अनुसूचित समाज के लोग हैं, वो बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो कलम की ताकत पर विश्वास ज़्यादा करते हैं। युवाओं के लिए कोई सीख जो राजनीति करना चाहते हैं? मैं सभी युवाओं से ये करना चाहता हूँ कि जो भी युवा या समाज का कोई भी वर्ग अगर वो राजनीति नहीं करता है तो वो राजनीति का शिकार हो जाएगा। तो हर व्यक्ति को राजनीति करना चाहिए। अगर वो राजनीति नहीं करता है तो कहीं न कहीं से वो राजनीति का शिकार हो जाएगा, और अपने हक और अधिकारों के लिए अगर आप नहीं लड़ेंगे, हक अधिकार मिलेंगे कहाँ से? जब तक कि आपकी राजनीतिक जागरूकता नहीं है, आप हक अधिकार नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो युवाओं की जो ये सोच बनी है कि
नेता ऐसे वैसे राजनीति के प्रति ये कहीं न कहीं से इस सोच को हमें हटाना होगा और एक नया भारत बनाना हो तो युवाओं को आना पड़ेगा और राजनीति में सक्रियता से हिस्सा लेना पड़ेगा और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।